कभी चावल बेचे, कभी मजदूरी की तो कभी फार्मिंग। 4 मर्तबा घर से भागकर इसको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी इसने अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर कर ली। शुरुआत में इसकी प्राइस और क्वालिटी इतनी कम थी कि जमाने ने मजाक बना बना कर इसे फ्लॉप करने पर मजबूर कर दिया। एक नहीं कई मर्तबा ऊपर चढ़कर वापस जमीन पर गिरने की तो जैसे इसे आदत हो चुकी थी, और इसी आदत ने इसको इतना मजबूत बनाया कि आखिरकार ये लड़का दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडाई का फाउंडर बन गया। पर आखिर कैसे? जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, चंग जू यंग 1915 में कोरिया के टोंगचन नामी एक गांव में पैदा हुआ। ये गांव आज नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। उस वक्त पूरा कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था जिस पर जापान राज करता था। चंग अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली खेतों में काम करती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में चंग को गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और वो खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करवाने लगा। वो पूरा दिन खेतों में काम करता, लेकिन पैसे इतने ही कमा पाता कि काम करने के बावजूद भी कई दिन उसे भूखा सोना पड़ता था। इस सिचुएशन ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। वो अपनी जिंदगी से फेड अप हो चुका था और अल्टीमेटली वो घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर कुवॉन सिटी में चला गया। वहां जाकर उसने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ मजदूरी शुरू कर दी। वो मेहनत बहुत करता लेकिन पैसे कम कमाता था, पर इस सिचुएशन में भी वो बहुत खुश था, क्योंकि एक तो जो पैसे वो कमा रहा था वो सिर्फ अकेला खर्च करता, और दूसरा ये कि अब वो आज़ाद हो चुका था। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ 2 महीने ही चल सकी। उसके माँ बाप जो उसको तलाश कर रहे थे कुवॉन आ पहुंचे और उसे ढूंढकर वापस गांव ले गए। चंग की जिंदगी में पहली बार जो खुशी आई थी वो छीनकर उसे दोबारा खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। पर असल में उसने शहर की जिंदगी का मजा चख लिया था। वो किसी भी सूरत दोबारा से गांव या खेतों वाली जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उसके बाद उसने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और वापस गांव में आकर काम करने लगा। 1 साल ऐसा हुआ कि फसल बहुत कम हुई और पूरे गांव में खुराक की शॉर्टेज हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि कई दिन तक भूखा रहना पड़ता था। चंग ने सोचा कि अब बहुत हो चुका, वो यहाँ किसी सूरत नहीं रहेगा। अब वो चौथी बार घर से भागने की प्लानिंग करने लगा और इस बार ये उसकी आखिरी कोशिश थी। अब की बार वो भागकर सोल शहर पहुंच गया जो आज के साउथ कोरिया का कैपिटल है। उसने तो जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि गांव छोड़कर शहर में बसना है, फिर बेशक कोई भी काम करना पड़े। सोल में आने के बाद उसने कोई काम नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर लगा, यहाँ तक के साफ सफाई का काम भी किया। उसमें एक खूबी थी कि वो जो भी काम करता बहुत मेहनत से दिल लगा कर करता था। कुछ अरसे बाद उसको एक चावल की शॉप पर डिलीवरी करने की जॉब मिली। वो अब लोगों के घरों में साइकिल पे बैठ के डिलीवरी करने लगा। उसकी वजह से दुकान की सेल काफी बढ़ गई और दुकान के मालिक ने खुश होकर चंग को दुकान का मैनेजर बना दिया। ये उसकी पहली जॉब थी जिसमें उसे किसी किस्म की मजदूरी नहीं करनी पड़ी, और देखते ही देखते उसने दुकान की सेल्स को काफी हद तक बढ़ा दिया। इसी बीच दुकान का मालिक बीमार हो गया और वो दुकान चलाने के काबिल नहीं रहा, लिहाजा उसने थोड़ी सी कीमत में चंग को अपनी दुकान बेच दी। खेतों में काम करने वाला 4 बार घर से भागा हुआ लड़का सिर्फ 22 साल की एज में ही अपनी दुकान का मालिक बन गया। उसने अपनी शॉप पर खूब मेहनत की और कुछ ही अरसे में उसकी चावल की शॉप इलाके की सबसे बेहतरीन दुकान समझी जाने लगी। वो बहुत खुश था, लेकिन उसी दौरान एक वाकया हुआ और उसकी छोटी सी ये खुशी वापस गम में बदलने वाली थी। 7 जुलाई 1937 को जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब कहीं गायब हो गया और उसको ढूंढने के लिए जापानीज सोल्जर्स ने चाइना में उसको ढूंढने की परमिशन मांगी। लेकिन जब चाइना ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया तो दोनों में झड़प शुरू हो गई, जिसको इतिहास में सेकंड साइनो जापानीज वॉर कहा जाता है। छोटी सी बात पर चलने वाली ये जंग अगले 8 सालों तक चलती रही और इसके चलते जापान और कोरिया में चावल की शदीद शॉर्टेज हो गई। अब क्योंकि कोरिया में भी उस वक्त जापानीज इंपीरियल आर्मी का ही कब्जा था, इसी वजह से जापानीज सरकार ने पूरे जापान और कोरिया में चावल की शॉप्स को अपने कब्जे में ले लिया ताकि शॉर्टेज को पूरा किया जा सके। इन स्टोर्स में चंग का राइस स्टोर भी शामिल था और अब वो एक बार फिर से बेरोजगार हो गया।
उसकी 2 सालों की मेहनत, उसकी जमा पूंजी सब कुछ जीरो से मल्टीप्लाई हो गई। पर चंग ने हार नहीं मानी। उसने अब कोई ऐसा काम तलाश करना शुरू किया जिस पर जापानीज आर्मी कब्जा ना कर पाए। उसने काफी सारे आइडियाज शॉर्ट लिस्ट किए और फाइनली उसने एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का इरादा किया। पर मसला ये था कि अब चंग के पास ये काम स्टार्ट करने के लिए थोड़े से भी पैसे नहीं थे। उसने 3000 वॉन का लोन लिया और एडो सर्विस गैराज के नाम से एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। पर जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल ही उलट हुआ। कहते हैं मुसीबत आने से पहले पूछती नहीं है। चंग के नए गैराज में अचानक आग लग गई। गैराज तो गैराज, उसमें खड़ी सारी गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सारे नुकसान का जिम्मा चंग पर आ गया। चंग इस बार बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। 3000 वॉन का लोन और कस्टमर्स का नुकसान दोनों उसको भरना था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बार फिर से 3500 वॉन का लोन लिया, दोबारा से गैराज खोला और आहिस्ता आहिस्ता सारा नुकसान कवर करने में कामयाब हो गया। अब उसने अपना फोकस बिजनेस की ग्रोथ की तरफ किया। अगले 2 सालों तक चंग भरपूर तरक्की करता रहा। उसने लोगों को अपने गैराज में नौकरियां देना शुरू कर दी। उसके पास 70 से 80 लोग काम करने लगे। तरक्की इतनी हो चुकी थी कि उसने अपनी पूरी फैमिली को गांव से बुलाकर सोल सिटी में सेटल कर लिया था। लेकिन फिर से एक इम्तिहान सर पर आ खड़ा हुआ। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जापान भी इस जंग में शरीक था। जापान को जंगी सामान बनाने के लिए वर्कशॉप्स की जरूरत थी और इसीलिए जापानीज सरकार ने वर्कशॉप्स को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बिल आखिर चंग का गैराज फिर से जापानीज सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन इस बार चंग जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार होने वाले नुकसान से उसने सबक उठाया और अपने पास 50,000 वॉन की सेविंग्स जमा करके रखी थी ताकि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सके। कुछ ही अरसे के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई और इसी के साथ कोरिया पर जापान की हुकूमत भी। चंग के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी थी। कोरिया अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। हालात नॉर्मल होते ही 1946 में चंग दोबारा सोल सिटी में आया और दोबारा एक कार रिपेयरिंग बिजनेस शुरू कर दिया, एक नई पहचान और नए नाम के साथ। इस बार इसने बिजनेस का नाम होंडाई ऑटो सर्विस रखा। ये कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मॉडर्न। अब सोल साउथ कोरिया का हिस्सा था जिस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता था। अमेरिकन फोर्सेस अक्सर साउथ कोरिया में मौजूद रहती थीं और चंग ने देखा कि अमेरिकन फोर्सेस की रिहाइश के लिए अमेरिकन आर्मी को बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करवानी थी। उसने सोचा कि अगर एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया जाए तो काफी तरक्की की जा सकती है। इसीलिए 1947 में उसने होंडाई सिविल वर्क्स के नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना ली। कंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू में छोटे मोटे घर कंस्ट्रक्ट करने या कुछ किलोमीटर्स के रोड्स बनाने का काम मिलता था, जो किसी भी नए बिजनेस के लिए काफी होता है। मगर चंग बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करना चाहता था, पर हालात ने उसकी सोच को एक बार फिर से ब्रेक लगा दी। 25 जून 1950 को सोवियत यूनियन की सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। सोल सिटी नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के करीब थी, इसीलिए चंग ने खतरा महसूस किया और सोल से भागकर बुसान चला गया। लेकिन इस बार भी चंग ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हालात का जायजा लिया और जंगी हालात से प्रॉफिट कमाने की स्कीम सोचना शुरू कर दी। उसने देखा कि यूएस आर्मी साउथ कोरिया की मदद के लिए आ चुकी है और आर्मी की रिहाइश के लिए टेंट्स, वेयर हाउसेज और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह की जरूरत थी। चंग ने दोबारा से कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया और अमेरिकन ऑफिशियल्स को ऑफर की कि अगर बजट ठीक होगा तो वो किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अमेरिका क्योंकि सुपर पावर था और बजट कभी भी उनके लिए मसला नहीं था, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने चंग की कंपनी को ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। चंग और उसकी टीम दिन रात मेहनत करके हर प्रोजेक्ट कंप्लीट करती गई। इसका फायदा ये हुआ कि जंग तो खत्म हो गई, लेकिन अमेरिकन और चंग के दरमियान एक अच्छा वर्किंग रिलेशन बन चुका था। क्योंकि चंग अमेरिकन के करीब था, इसीलिए चंग और साउथ कोरियन सरकार के दरमियान भी अच्छा रिलेशन बन गया। इस वॉर में काफी रोड्स और ब्रिजेस तबाह हुए थे। साउथ कोरियन सरकार ने इनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट्स चंग की कंपनी होंडाई को ही दिए। चंग की कंपनी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि डैम्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी ने बनाए। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग भी होंडाई ने ही कंस्ट्रक्ट किया था।
और वहाँ का सबसे बड़ा क्योंगबू एक्सप्रेस वे भी इसी कंपनी का कारनामा था। क्योंकि चंग का रिलेशन साउथ कोरियन हुकूमत के साथ अच्छा था और अमेरिकन्स भी उसे पसंद करते थे, इसीलिए कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली हैवी मशीनरी यूएसए से वो आसानी से इंपोर्ट कर लेता था। अच्छे रिलेशंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स भी सबसे पहले उसी को मिलते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी तो एस्टेब्लिश हो चुकी थी, मगर चंग दोबारा से अपने पुराने कार्स वाले बिजनेस में आना चाहता था। इस बार उसने कार रिपेयरिंग से कुछ बढ़कर करने का सोचा। 1967 में उसने होंडाई मोटर्स कंपनी की शुरुआत की। बहुत जल्द होंडाई की फोर्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई। फोर्ड की कॉर्टिना कार उस वक्त मार्केट में फेमस थी, इसीलिए होंडाई ने एग्रीमेंट किया कि वो फोर्ड की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके कॉर्टिना कार की असेंबलिंग करेंगे और होंडाई के वर्जन के तौर पे उसे साउथ कोरिया में सेल करेंगे। ये एग्रीमेंट काफी कामयाब रहा और होंडाई ने इससे काफी तरक्की भी की, लेकिन साउथ कोरिया की कार मार्केट काफी छोटी थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 30,000 कार्स की मार्केट थी और उसमें ग्रोथ के चांसेस काफी कम थे। इसीलिए होंडाई ने इस कार को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना चाहा, मगर फोर्ड के साथ उनका इख्तलाफ हो गया। फोर्ड ने कहा कि हमारा एग्रीमेंट सिर्फ साउथ कोरिया की मार्केट के लिए हुआ था, होंडाई इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए फोर्ड और होंडाई की पार्टनरशिप टूट गई। यह डील टूटने के फौरन बाद चंग ने नए पार्टनर की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही मित्सुबिशी मोटर्स के साथ उसने एग्रीमेंट साइन कर लिया। मित्सुबिशी अब होंडाई को कार प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार थी। इस डील के बाद होंडाई ने अपनी पहली कार प्रोड्यूस की, जिसे होंडाई पोनी का नाम दिया गया। इस कार की कीमत बहुत कम थी, पर ये इसकी प्राइस ही थी जिसकी वजह से होंडाई पोनी मार्केट में फेमस हो गई और देखते ही देखते इसने होंडाई को साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बना डाला। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि उस वक्त साउथ कोरिया की कार मार्केट बहुत छोटी थी, इसीलिए वहां पर ज्यादा ग्रोथ का चांस नहीं था। होंडाई ने पोनी को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ये कार कई कंट्रीज में कामयाब रही, जैसा कि कनाडा में इसे खूब पसंद किया गया। लेकिन होंडाई इसे कार की सबसे बड़ी मार्केट यूएसए में लॉन्च करना चाहता था, मगर यूएसए के फेडरल एमिशन स्टैंडर्ड्स पर पूरा ना उतरने की वजह से यूएसए ने इस कार को रिजेक्ट कर दिया। चंग ने हार ना मानी और कार में मजीद इम्प्रूवमेंट्स की और बिल आखिर स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरकर इसे यूएसए में भी लॉन्च कर दिया गया। होंडाई पोनी का ये इम्प्रूव्ड वर्जन होंडाई एक्सेल के नाम से यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ। इस कार की कीमत तकरीबन $5,000 थी, जो कि दूसरी कार्स के मुकाबले में तकरीबन आधी प्राइस थी। इसीलिए शुरू में ही ये कार यूएसए में तेजी से सेल होने लगी। होंडाई मोटर्स का प्रॉफिट अब आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि उनका बिजनेस अब साउथ कोरिया से लेकर यूएसए तक फैल चुका था। इतनी सस्ती होने की वजह से लोगों ने इसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि होंडाई एक्सेल में अगर फ्यूल टैंक फुल करवा दिया जाए तो गाड़ी की वर्थ डबल हो जाती है। जहां इसकी प्राइस आधी थी, वहीं अमेरिका की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी और लोगों को बार बार इसे रिपेयर करवाना पड़ता था। देखते ही देखते होंडाई एक्सेल अमेरिका में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हार ना मानते हुए होंडाई ने मजीद मेहनत शुरू कर दी और अपने इंजन्स और पार्ट्स के साथ साथ नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाने लगे। ये नए मॉडल्स अमेरिका समेत दूसरी कंट्रीज में भी नाम बनाने लगे। इस बार इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी और ये अफोर्डेबल भी थी, इसीलिए कस्टमर्स भी इनसे खुश थे। देखते ही देखते होंडाई दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में शुमार होने लगी। चंग जू यंग, जिसने अपने सफर का आगाज चावल बेचने से किया था, वो अब एक कामयाब मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन चुका था। बुढ़ापे की वजह से उसकी हेल्थ अब वैसी नहीं रही, इसीलिए उसने रिटायरमेंट लेकर कंपनी अपने बेटों के हवाले कर दी। 2001 में चंग की डेथ हो गई और उसने अपने पीछे दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को छोड़ा। लेकिन होंडाई से रिलेटेड कुछ हकीकतें हैं जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। होंडाई का लोगो होंडाई के सबसे पहले कैरेक्टर एच को नहीं जाहिर करता, बल्कि ये दो आदमी हैं जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर। उल्सान में मौजूद होंडाई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसमें सालाना 15 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस हो सकती हैं और वर्ल्ड वाइड होंडाई साल में 60 लाख से ज्यादा गाड़ियां प्रोड्यूस करता है। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।
आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।